impossible. You mean हो सकता है ऐसा? You mean such a dynamic prime minister can be hijacked by insiders? Welcome to Four Fingers Formula. You must be wondering, ये ड्रामेटिक सी बात क्यों कही गई? That is the dynamic prime minister that we have. Has he been hijacked by the insiders? ये एक तरह का अपने आप में एक फ्रेज ही है, लेकिन इसके पीछे एक थॉट है, एक विचार है. कोई 3 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर अनाउंस्ड ड्रामेटिकली टू द नेशन, इन एड्रेस टू द नेशन, राष्ट्र के नाम एक संदेश में उन्होंने कहा, थोड़ा भावुक होकर कहा कि जो 3 फार्म लॉज उन्होंने लागू किए थे, जिनकी वजह से आंदोलन के रूप हजारों किसान धरने पे बैठे हुए हैं पिछले लगभग एक साल से, उसको वो रिपील करेंगे, उनको वापस ले लेंगे पार्लियामेंट में. हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है. It was really a very dramatic announcement. People were not expecting it. कोई उम्मीद नहीं थी इसकी. लग रहा था कि ये लड़ाई लंबी चलने वाली है. अचानक ये अनाउंसमेंट आया. बल्कि थोड़ा इमोशनल होकर, भावुक होकर प्रधानमंत्री ने एक स्टेटमेंट भी दिया देश को, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी तपस्या में ही कहीं कोई कमी रह गई शायद, कि हम किसान भाइयों के एक छोटे दल को अपनी बात समझा नहीं पाए. नाउ दिस स्टेटमेंट, yes, of course, it was given kind of emotionally, but it had linings of a very different kind, a underlying message of a different kind. मैं इस पर आगे चर्चा करूं उससे पहले मैं एक फिल्म की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, जो कि 80s में आई थी. ये फिल्म करीब 83-84 में आई थी शायद. फिल्म का टाइटल था सारांश. फिल्म में एक ऐसे नए अभिनेता का जन्म हुआ था. देश को एक ऐसा टैलेंट मिला था, खूबसूरत बढ़िया टैलेंट, जो कि बहुत बड़ा स्टार बना आगे जाके. एंड दैट पर्सन वॉज अनुपम खेर. अनुपम खेर ने अपनी उम्र से बहुत बड़े उम्र वाले इंसान का रोल अदा किया था, एक बूढ़े का, एक मास्टर का, एक टीचर का, रिटायर्ड टीचर का. अनुपम खेर खुद शायद 30 से कम आयु के रहे होंगे, पर उन्होंने mid-60s के व्यक्ति का रोल अदा किया था. और कहानी 82 के बारे में थी. 1982 में हिंदुस्तान में कलर टेलीविज़न पहली बार आया, और क्योंकि कलर टेलीविज़न बनते नहीं थे यहाँ पर, तो बाहर से इंपोर्ट करने की इजाज़त दे दी गई कि अगर दोस्त रिश्तेदार बाहर से भेज रहे हों तो उनको लाया जा सकता था. इंपोर्ट ड्यूटी देने के बाद में जो बहुत बड़ी नहीं थी, उसको देकर लोग अपने टेलीविज़न ले सकते थे. तो एयरपोर्ट पर बहुत लंबी लाइन लग जाती थी, क्योंकि बहुत सारे टेलीविज़न आ रहे थे इस उम्मीद में कि कलर टेलीविज़न देखा जाएगा. और बहुत लंबी लाइन लगती थी, धक्का मुक्की होती थी, और कस्टम वाले भी परेशान रहते थे. ऐसे वक्त में अनुपम खेर भी एयरपोर्ट जाते हैं और वो भी उसी लाइन में शामिल हो जाते हैं. पर उनकी घटना, उनकी कहानी कुछ और है. वो बहुत दर्द वाली कहानी है, क्योंकि वो जो चीज़ लेने जा रहे थे वो कलर टेलीविज़न नहीं था. उनका बेटा जो कि अमेरिका में पढ़ता था, उसकी किसी झगड़े वगैरह में डेथ हो जाती है. उसका
मर्डर हो जाता है और उसकी बॉडी हिंदुस्तान भेजी जाती है और वो उस बॉडी को रिहा कराने के लिए कस्टम से एयरपोर्ट जाते हैं। तो वो जो कलर टेलीविज़न वाली लाइन थी उसमें अनुपम खेर भी खड़े हुए हैं और इतनी बड़ी लाइन है कि कस्टम वाले अधिकारी भी परेशान हो गए। जब इनका टर्न आता है और ये कस्टम बड़े अधिकारी के सामने जाते हैं और ये अपना कुछ चिड़े हुए हैं तो वो इन पर बिगड़ जाता है। लाइन में खड़े हुए, सीधे खड़े हुए, ये बार बार हमारे सामने इस तरह से मत आइए, आप अकेले नहीं है जो कलर टेलीविज़न लेने आए। सडनली अनुपम खेर बहुत नाराज़ हो जाते हैं और बोलते हैं, मैं टेलीविज़न लेने नहीं आया हूँ, मैं अपने बेटे की लाश लेने आया हूँ। बेचारा कस्टम अधिकारी तो एकदम सख्ते में आ जाता है, उसको अपनी भूल का एहसास होता है और वो एकदम माफ़ी मांगने लगता है। वो जब उनके सामने लाया जाता है और अनुपम खेर उसे देखते हैं, उस पर अपना हाथ फेरते हैं, तो पहली बात जो वो कहते हैं अपने दोस्त से जो उनके साथ है, वो भी एक बूढ़ा इंसान है, तो उनका पहला डायलॉग है, चूक कहीं हमसे ही हो गई, हम ही ठीक शिक्षा नहीं दे पाए। लोग बहुत प्रभावित हुए, बहुत खुश हो गए, क्योंकि एक इमोशनल सी जिम्मेदाराना बात थी ये। लेकिन मुझे इस बात में बहुत खोखलापन लगा, बनावटी लगी ये बात, क्योंकि रियलिस्टिकली किसी भी व्यक्ति के पास जब उसके जवान बेटे का शरीर वापस आता है, एक जिंदा दिल इंसान एक शव के शक्ल में वापस आता है, उनके सामने रखा जाता है, तो शायद ही कोई ऐसा बाप होगा जो उस वक्त शायद टूट ना जाए और शायद लिपट ना जाए उस बक्से से और कुछ अपने बेटे के संबंध में कुछ एक शब्द या 2 शब्द या 4 शब्द बोले। वो शायद ये कभी नहीं कहेगा बड़े कंपोज होकर के, बड़े स्टोइकली अपने मित्र से कि चूक कहीं हमसे ही हो गई कि हम सही शिक्षा नहीं दे पाए। ये बात और जो मोदी साहब ने कहा, हमारी तपस्या में ही कोई कमी रह गई शायद कि हम किसान भाइयों के एक छोटे वर्ग को अपनी बात समझा नहीं पाए, बड़ी नज़दीकी सी लगती है। चूक कहीं हमें से हो गई है, शायद हमें ठीक शिक्षा नहीं दे पाए। शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। नहीं लगती। एक और चीज़ का जिक्र करना चाहूँगा। 84 में बहुत बड़े राइट्स हुए, मिसेस गांधी का असैसिनेशन हो गया था और बहुत बड़े स्केल पर राइट्स हुए जिसमें सरदारों को बहुत मारा गया, कई सरदारों की हत्या हुई, जला दिया गया उन्हें। और ये सब चल रहा था और उसके कुछ काफ़ी दिन बाद एक पब्लिक फंक्शन था बड़ा, शायद रामलीला मैदान में था, और उसमें राजीव गांधी जो तब प्राइम मिनिस्टर बनाए गए थे, मनोनीत करना पड़ा था उन्हें ऐसी आपदा की स्थिति में, तो उनका एक स्टेटमेंट वो बोले थे स्टेज पे, जो कि बहुत क्रिटिसाइज हुआ था। आज तक लोग उसको याद करके क्रिटिसाइज करते हैं, और वो था, जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। इन सारी बातों में इन 3 जो केसेस हैं, इनमें सिमिलरिटी क्या है? इनमें सिमिलरिटी ये है कि ये बड़े फिल्मी हैं। ये वो वाक्य हैं जो शायद बोलने वाले ने खुद अपने आप से तैयार नहीं किए हैं, उसे बताया गया है कि आप ये कहिए। मोदी साहब, उन्होंने कहा कि हमारी तपस्या में ही कोई कमी रह गई शायद कि हम एक छोटे वर्ग को, किसानों के, अपनी बात समझा नहीं पाए, और आंसू भी उनकी आंखों में दिखे। पर यह कहते वक्त उन्होंने एक शब्द नहीं कहा उन मृतकों के बारे में, अबाउट दोज पीपल हु लॉस्ट देयर लाइव्स, more than 700 people, 750 people who died during these demonstrations, this आतंक, ये जो किसानों का आंदोलन चला था नियरली फॉर ए ईयर, उसमें जो ये गुजर गए, अपनी जान खो बैठे, उनके बारे में उन्होंने एक शब्द नहीं कहा, कोई माफ़ी नहीं मांगी। और
उस सब के बारे में भी कोई माफ़ी नहीं मांगी कि इन किसानों को क्या क्या कहा गया था, ताने मारे गए थे, गालियां दी गई थी, उन्हें आतंकवादी कहा गया था, खालिस्तानी कहा गया था, टुकड़े टुकड़े गैंग कहा गया था। और ख़ुद प्रधानमंत्री ने, मोदी साहब ने पार्लियामेंट में उनको आंदोलन जीवी कहकर पुकारा था। एक नई बिरादरी सामने आई है और वो है आंदोलन जीवी। माहौल बनाया था उनका। तो कहीं ना कहीं दिमाग में बात आती है, क्या हमारे लीडर्स और ख़ासतौर पर हमारे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर अपनी बुद्धि का प्रयोग ठीक से करते भी हैं कि नहीं, या फिर उन्हें कोई बताता है कि ये कहिए तो इसका असर ये होगा। इज इट समथिंग लाइक दैट? इज इट नॉट सम काइंड ऑफ ए, जिसे कहते हैं हॉस्टेज सिचुएशन, कि वो एक तरह से बंधक हैं उन लोगों के विचारों के जो उनके एडवाइज़र्स हैं, और उन्हें सही एडवाइस भी नहीं देते कि ऐसे मौके में आपको उन मृतकों के बारे में माफ़ी मांगनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हमारे प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने, हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट ने, मोदी जी की सरकार ने इससे पहले अपने कानून वापस नहीं लिए। लैंड एक्विजिशन बिल, फूड सिक्योरिटी बिल, वो भी वो वापस ले चुके हैं। और जिस मनरेगा की वो बहुत अटैक करते थे, जिस मनरेगा पर, खुद उस मनरेगा को आज सबसे ज़्यादा वैल्यू देते हैं, कभी उसके बारे में अपनी माफ़ी नहीं मांगी। बल्कि हमारे होम मिनिस्टर ने एक दफ़े कहा, जब उनसे पूछा गया कि वो 15-15 लाख जो दिए जाने थे उसका क्या हुआ, 2 करोड़ जो नौकरियां दी जाने वाली थी उसका क्या हुआ, तो उन्होंने कहा वो तो जुमले थे, जुमलों पे थोड़ी आप कुछ कह सकते हैं। तो ये जो बातें हैं बड़ी उच्छृंखल बातें हैं, दे आर वेरी फ्रिवलेस टॉक्स। कौन कर रहा है ये? आर दे नॉट कंसर्न अबाउट आवर प्राइम मिनिस्टर हु प्रॉब्ली मीन्स वेल? हालांकि दिस इज अनदर थिंग, वो भी आए दिन एब्रीवेशंस में विश्वास करते हैं, बड़ी बातों को वो निकालते हैं, उनके एक एक शब्द के, एक एक लेटर के जुमले बनाते हैं और पेश करते हैं। कौन है जो हमारे प्रधानमंत्री को ऐसी राय देता है कि आप ऐसा सूट पहन के जाइए जिस पे धारियाँ हैं और धारियों पर आपका नाम लिखा हुआ है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, हर धारी पे, और उस सूट को पहने हुए आप ओबामा साहब से गले मिलते हैं, उन्हें गले पकड़ के गले से लगाते हैं और सारी दुनिया आपका माहौल बनाती है। क्या कोई समझाने वाला नहीं है हमारे प्रधानमंत्री को? और इज ही हॉस्टेज टू सम पीपल वो डिलिबरेटली मिसगाइडिंग हिम, नोइंगली और अननोइंगली? ये भी हो सकता है कि अननोइंगली कर रहे हो, उनमें इतनी प्रभुत्वता ही नहीं है कि किस चीज़ से मोदी जी को नुकसान हो सकता है और किससे फ़ायदा होगा। हर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट जो आते हैं आजकल, उनमें पहले आता है माई गवर्नमेंट इज़ डूइंग दिस, माई गवर्नमेंट। ये जो माई गवर्नमेंट पना है, एक तो ये सरकार मोदी जी की सरकार नहीं है, एक व्यक्ति की नहीं है, ये सरकार जनता की है। वी द पीपल, एज वी से इन द कॉन्स्टिट्यूशन, उनकी है। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई कह सकता है माई गवर्नमेंट, तो वो है हमारे राष्ट्रपति, क्योंकि हर सरकार राष्ट्रपति के नाम से काम करती है। और जब राष्ट्रपति पार्लियामेंट में आके बोलते हैं तब वो ये कहते हैं मेरी गवर्नमेंट। लेकिन यहाँ पर हर चीज़ में जो बहुत से डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं उनमें भी तस्वीरें प्रधानमंत्री की होती है। बड़ी हंसी की बात हुई, बड़ी मखौल की बात हुई रिसेंटली कि somebody went to the United States, और जब इमिग्रेशन में वो पहुंचा तो जो ऑफिसर था, इमिग्रेशन ऑफिसर, उसने जब वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देखा तो उनका अपना सर्टिफिकेट लाइए, झूठा सर्टिफिकेट क्यों ले आया किसी और का? नहीं सर मेरा ही है। कि पर ये तस्वीर तो किसी और की है। नहीं सर वो तो हमारे प्रधानमंत्री है। तो प्रधानमंत्री की तस्वीर यहाँ क्या कर रही है? यू कॉल योर प्रधानमंत्री, मैं उनके बारे में सोचूंगा। He said this and he even called his senior and said, I will not allow this man. With a great difficulty, that person was perhaps allowed entry. Why do we do this? ये जो obsession है, to put your picture everywhere, to try to show your authority everywhere, on all government notifications and all that. Even in our country, people are sarcastic about it.
look down upon you for this obsession of yours. For instance, अखिलेश यादव जो भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर हैं यूपी के, उनसे जब ये पूछा गया कि आप अपना वैक्सीनेशन क्यों नहीं कराते, तो उन्होंने दो टूक जवाब दिया, मैं वैक्सीनेशन करवा सकता हूँ, पर मुझे ये गारंटी दीजिए कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो मुझे मिलेगा उसमें मोदी जी की तस्वीर नहीं होगी, उनका चेहरा नहीं छपा होगा उस पर। और क्यों करते हैं, प्रधानमंत्री से ऐसा क्यों बुलवाया जाता है? कुछ ऐसी बातें जिन पर हमेशा हर जगह बहुत हंसी होती है, उनकी भर्त्सना होती है। पिछले साल जब बहुत सारे चाइनीज हमारी नॉर्दर्न बॉर्डर्स में घुस आए तो, और बहुत ले दे हो रही थी उन्हें निकालने के बारे में, तो प्रधानमंत्री जी का एक वक्तव्य आया, ना कोई हमारी टेरिटरी में घुसा है, ना कोई कब्जा किया है। Now how can he do this unless somebody is advising him? Is he really hostage to some people? Who are these advisors who are writing these copies for him? मेरा मन नहीं मानता कि प्रधानमंत्री, इतने होशियार प्रधानमंत्री, इतने सुलझे हुए, जो कि इतने लंबे समय तक चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, वो इतनी बड़ी गलती कर सकते हैं। What is this? Going round in uniform. अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि वो सरहद पे गए, हमारे जो सैनिक हैं उनको, उनका सम्मान करने के लिए, to convey his appreciation, his homage to them. और उन्होंने इस तरह से कपड़े पहने हुए थे जैसे कि एक बहुत बड़ा जनरल होता है आर्मी का, और एक काउबॉय की तरह से बड़ी कैप, फेल्ट कैप लगाई हुई थी, काला चश्मा लगाया हुआ था, एक बहुत ही बहादुर बड़े जनरल की तरह। और जब वो वहाँ गए, चीन अरुणाचल में हमारी सीमा के अंदर एक गांव बना चुका था, जिसका उन्होंने ना उन्हें खबर थी, शायद कम से कम उन्होंने बोला कुछ नहीं उसके बारे में। हमें कैसे पता चला? पेंटागन, अमेरिका का जो रक्षा महकमा है, डिफेंस डिपार्टमेंट है, उसका हेडक्वार्टर है, उन्होंने रिपोर्ट शाया की ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर्स फ्रॉम द स्काई, सैटेलाइट पिक्चर्स, कि हमारी टेरिटरी के अंदर चीन एक पूरा गांव बसा चुका था। उसकी तस्वीरें भेजी गई। हमारे प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं कहा, हमारी सरकार की तरफ से कोई शब्द नहीं कहा गया। ना प्रधानमंत्री ने कहा कुछ, ना डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, ना हमारे सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने कुछ कहा, और ना होम मिनिस्टर ने कुछ कहा। और कुछ ही दिनों में एक दूसरा गांव भी बस गया उसके अंदर, उसकी खबर आई। ये सब क्यों हो रहा है? और अगर प्रधानमंत्री को नहीं मालूम है तो ये बड़ी चिंता का विषय है। इसका मतलब इतनी बड़ी डिफेंस इंटेलिजेंस होते हुए भी कोई है जो उन्हें कुछ बताना नहीं चाहता, उन्हें इस खबर से वंचित रख रहा है। क्योंकि मेरा मन ये नहीं मानता कि हमारे प्रधानमंत्री इस बात से चिंतित नहीं होंगे कि हमारी सरहद के अंदर 2-2 गांव बन गए हैं चीन के, उनका नाम तक नहीं लेंगे, उसको उसके बारे में कोई कमेंट या कोई स्टेटमेंट भी नहीं देंगे। और कौन है जो ये सिली कमेंट्स करवा देता है हमारे प्रधानमंत्री से? जब बालाकोट में हमारे जहाज़ों ने बम वर्षा की थी और क्लेम किया था कि उनका जो एक हेडक्वार्टर था, ये जो टेररिस्ट होते हैं उसकी ट्रेनिंग का, उसको गिरा दिया गया है, तो उसका जिक्र करते हुए टेलीविज़न पर प्रधानमंत्री ने कहा, जो हम सब ने सुना, कि उस दिन बहुत बादल छाए हुए थे। तो हमें बताया गया बादल बहुत छाए हुए हैं। तो मैंने कहा मतलब प्रधानमंत्री बोले कि भाई ये तो अच्छी बात है, उन्हें पता ही नहीं चलेगा, चुप्पे से मार के बम फेंक के चले आइए। ये इतना, आई एम सॉरी टू से, such a silly statement. How can our Prime Minister make such a statement unless somebody kind of guides him or at least doesn't caution him about it? Because in today's times when satellites are there, when our radars are so sensitive, how can the clouds stop us from not being able to hit on the targets?
क्या है ये जो लंबी दाढ़ी, सफ़ेद दाढ़ी, बंगाल के इलेक्शन के दौरान बढ़ाई हुई दाढ़ी, बंगाल में बड़े बड़े पब्लिक मीटिंग्स करते हैं कोरोना काल में, और स्टेटमेंट जगह जगह दीदी ओ दीदी। ये कौन है ये जो हमारे प्रधानमंत्री से करवाता है, ऐसी बातें बोलने देता है? कोई तो है जो उन्हें गाइड करता हो, जिससे बड़ा अच्छा असर पड़ेगा। डिमोनेटाइजेशन, जिसके लिए प्रधानमंत्री बोले कि अगर 6 वीक के अंदर, 6 सप्ताह के अंदर ये सब कुछ ठीक नहीं हुआ या गलत निकल गया तो मुझे किसी भी चौराहे पर बुलाकर मुझे जो सज़ा देनी हो दीजिए। उन्होंने एक बार माफ़ी नहीं मांगी। इसके बारे में भी माफ़ी नहीं मांगी कि डिमोनेटाइजेशन में हमारे कितने हज़ारों, मेरा ख्याल नियरली 1000 लोग मारे गए लाइन में। कोई चिंता नहीं उसकी। इसी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया 2 घंटे के नोटिस पर, उसमें कितने हज़ारों लोग माइग्रेंट्स मारे गए। नो अपॉलॉजी, नो कंसर्न, नो स्टेटमेंट। कौन है जो प्रधानमंत्री को गाइड कर रहा है? इस बारे में बताता नहीं है उनको। सो मेनी पीपल डाइड। जीएसटी जो बाद में डिजास्टर साबित होना था, जब वो इंट्रोड्यूस किया जाता है तो कौन है जो ये स्टेटमेंट दिलवाता है प्रधानमंत्री से कि दिस इज आवर सेकंड मिडनाइट फ्रीडम ऑफ इंडिया? बाद में वो मखौल बनती है हमारी। कौन है ये जो करवा रहा है इस मुझसे? कौन है जो हमारे प्रधानमंत्री से कहलवाता है कि थालियां पीटिए तो कोरोना भाग जाएगा, मोमबत्ती जला के दिखाइए तो कोरोना भाग जाएगा? Who are these advisors? इसी हेल्ड है हॉस्टेज बाय देम, बंधक हैं क्या उनके? कौन है जो प्रधानमंत्री को इस तरह से एडवाइस करता है कि बहुत पहले ही, कोरोना पूरी तरह से ख़त्म होने से पहले ही सब लोग सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी हो जाते हैं, प्रधानमंत्री अपनी पीठ थपथपाने लगते हैं, यहाँ भी और विदेशों में भी अपने आप को बधाइयाँ देना शुरू कर देते हैं, विदाउट रियलाइजिंग दैट द अनदर वेव, सेकेंड वेव इज राउंड द कॉर्नर। और उसकी चिंता किए बगैर बंगाल में बड़े बड़े पब्लिक जलसे करते हैं जिनमें कोई प्रिकॉशन नहीं ली जाती। और फिर जब सेकंड वेव आती है और लाखों लोग मारे जाते हैं, उनकी गिनती तक गलत बताई जाती है। गंगा में जो शव निकले जा रहे हैं, तैर रहे हैं, बहे जा रहे हैं, उनके बारे में एक शब्द नहीं कहा जाता। नॉट ए वर्ड ऑफ कंसर्न और अपॉलॉजी। लाइनें, कतारें लग जाती हैं क्रिमेशन ग्राउंड्स के बाहर, नॉट ए वर्ड फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर और एनी ऑफ आवर कैबिनेट मिनिस्टर्स और द गवर्नमेंट ऑफिसर। कौन है जो ये चुप्पी के लिए प्रधानमंत्री को गाइड करता है? इज इट नॉट सम काइंड ऑफ ए worrying situation which concerns the nation? Is he held hostage in some way or the other to the wrong advice? That's the question which hangs heavy today. Thank you.